हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है वो हम आज की क्लास में इसको जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारी जो पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रखा जाए, तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज वाले, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला सब्जेक्ट कौन सा रखे पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द यूनिटरी स्टेट्स द गवर्नमेंट परफॉर्म्स ऑल द गवर्नमेंटल फंक्शन। कि जो यूनिटरी स्टेट्स होते हैं, यूनिटरी राज्य, उनमें कौन सी सरकार सभी सरकारी कार्यों को निभाती है, या जो भी सरकारी कार्य हैं वो कौन सी एक ही सरकार के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। कि जहां पर यूनिटरी सिस्टम होता है जिन भी देश में, वहां पर सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास। तो सारी जो भी जितने भी सरकारी कार्य होंगे, जो भी गवर्नमेंटल फंक्शन होते हैं, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कि भारत में वह पहला राज्य कौन सा था जहां कम्युनिस्ट सरकार बनी। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार बनी थी केरल में। कहाँ पे बनी? केरल में। ये जब 1957 के स्टेट असेंबली के, राज्य विधानमंडल के चुनाव थे 1957 में, उस समय केरल में आई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और यह भारत का पहला राज्य था। तो कौन सा हो जाएगा? केरल, जहां पर सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी 1957 में। अगला प्रश्न है, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ज्यूज एज द रिलीजियस माइनॉरिटी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में नहीं मानता है। तो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा 3 राज्यों में दिया गया है। कहाँ कहाँ दिया गया है? एक तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा महाराष्ट्र में, और तीसरा है गुजरात। इन 3 राज्यों में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा किसी भी राज्य में नहीं है। तो इसमें हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, केरल। तो केरल में इनको यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। बाकी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन तीनों में है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए सिविल सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग। कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण नहीं कर सकते। एक सिविल सर्वेंट जो होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको उनके द्वारा कौन सा पद ग्रहण नहीं किया जा सकता, ये हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय का कुलपति। तो बिल्कुल कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको वाइस चांसलर का, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि ये संसद के सदस्य नहीं बन सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, और प्राइवेट सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव भी हो सकते हैं। तो कौन सा पद ग्रहण नहीं कर सकते? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी ये वाइस चांसलर भी बन सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, और कोई कैबिनेट केंद्रीय मंत्री है तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिजोरम की राजधानी कोहिमा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो गलत है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजवाल। क्या है? आइजवाल है, कोहिमा नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन हैं। तो बी है, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को गठित हुआ था। बिल्कुल सही बात है, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र से अलग होके नया राज्य बना था। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान लगभग 10% एरिया रखता है भारत के एरिया का। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस न्यायाधिकरण ने संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की। ये किया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे संविधान की मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी हम बात करें इंदिरा साहनी केस की,
तो ये ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित था। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। संकरी प्रसाद केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, और गोलकनाथ केस में यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती केस में यह कहा कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे संविधान का मूलभूत ढांचा जो है नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस का फैसला दिया गया था 1973 में। कब दिया गया? 1973। और ये 13 जजों की एक बेंच थी, जिसमें कि 13 न्यायाधीशों की एक पीठ थी। आज तक के हम जितने भी केस की बात करें तो सबसे बड़ी बेंच इसी केस की थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं? देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेशेवर कर और स्टाम्प ड्यूटी, प्रोफेशन टैक्स एंड स्टाम्प ड्यूटी। ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं। किसके हैं? राज्य सरकार के। तो इन पर कर कौन वसूलेगा? राज्य सरकार। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। बाकी संपत्ति कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स, ये तीनों ही केंद्रीय सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं। जबकि जो पेशेवर है प्रोफेशन टैक्स, जो प्रोफेशन पर टैक्स लगता है, और स्टाम्प ड्यूटी, ये हो जाएंगे राज्य सरकार के। और बाकी जो एस्टेट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, प्रोडक्शन टैक्स है, ये केंद्रीय सरकार इनको कलेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज थर्ड स्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास? किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो मद्रास में स्थापना की गई थी सन 1800 में। कब की गई? सन 1800 में। और 1823 में की गई थी बॉम्बे में। 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की? 1800 में। और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1823 में। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एम्पावर्स एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू प्रोहिबिट एन असेंबली ऑफ मोर देन 4 persons इन एन एरिया? कि भारतीय दंड प्रक्रिया जो है उसका कौन सा प्रावधान ये बताता है कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र में 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये बताता है सीआरपीसी की धारा 144। धारा 144 जो है वो मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो उसके जो जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्राधिकार में जो एरिया आ रहा है, उसमें वो 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकता है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया? सेक्शन 144, धारा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, द गेटिसबर्ग एड्रेस। नेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु मेड द इंपोर्टेंट स्पीच। अमेरिकी इतिहास का एक प्रसिद्ध भाषण गेटिसबर्ग अभिभाषण किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। इनके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईपीसी? आईपीसी का पूर्ण नाम क्या है? आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में क्या बताया गया है कि इंडिया जो है, हमारा भारत देश है, उसमें किसी भी नागरिक के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उसको क्राइम कहा जाएगा। तो पहली बात उसकी डेफिनेशन, क्राइम की डेफिनेशन, और उसके बाद उसके लिए क्या पनिशमेंट होंगी। तो ये डिफाइन किया गया आईपीसी में। क्या क्या डिफाइन किया गया? क्राइम की डेफिनेशन और पनिशमेंट क्या होगी उस क्राइम के लिए, और जो ये भारत के क्षेत्राधिकार में, भारत के बाहर की बात हम इसमें नहीं करेंगे, विदेश के लिए। तो ये हो गई भारतीय दंड संहिता। और ये लागू कब हुई थी? ये 1862 में लागू हुई थी। ब्रिटिश इंडिया में ही ये लागू हो गई थी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 66A was in media controversy recently. To whom is the section related? ये धारा 66A हाल ही में मीडिया विवाद में थी। यह धारा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित थी सूचना प्रौद्योगिकी से। किससे संबंधित थी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, धारा 66A। तो ये किससे संबंधित होगी? सूचना प्रौद्योगिकी से। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था 2000। कौन सा था? सूचना प्रौद्योगिकी
अधिनियम 2000। ये एक अधिनियम लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इसके बाद इसमें अक्टूबर 2018 में संशोधन किया गया। अक्टूबर 2018 में संशोधन करके इसमें 66 ए का प्रोविजन किया गया। धारा 66 ए इसमें जोड़ी गई और इसमें यह कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन पर कोई आपत्तिजनक आप कंटेंट उस पर पोस्ट करते हैं तो उसके संबंध में था। उसके संबंध में ये कहा गया कि जो दोषी होगा उसको या तो 3 साल की सजा हो सकती है, या तो क्या हो सकता है 3 साल की सजा, या उसको 5 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, धारा 66 ए। तो किससे संबंधित हो गई? सूचना प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज फर्स्ट इंडोर्स्ड द सेंटर्स ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल? कौन सा राज्य केंद्र के 3 तलाक मसौदा बिलों को सबसे पहले स्वीकार किया था? जो 3 तलाक का ड्राफ्ट बिल बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसको सबसे पहले एग्री करने वाला राज्य था यूपी। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो है सहमति जताई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द इंडियन पेनल कोड वाज ड्राफ्टेड इन 1860 अंडर हुज रीजन? भारतीय दंड संहिता 1860 में किसके शासनकाल के दौरान तैयार की गई थी? तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 है वो हुई थी लॉर्ड मेकाले के शासनकाल में तैयार की गई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट एप्लीकेबल? निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार प्रणाली लागू नहीं है? कि कौन से देश में फेडरल सिस्टम नहीं है? सबसे पहले अमेरिका। तो अमेरिका में तो पूर्ण रूप से जो है फेडरलिज्म है, संघीय सरकार है, तो अमेरिका तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी फेडरलिज्म है। भारत में भी हमने देखा है कि भारत में कौन सी है? संघीय सरकारें हैं। लास्ट ऑप्शन है चीन। तो चीन में क्या है? चीन में संघीय सरकार ना होके वहां पे क्या है? यूनिटरी सिस्टम है। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, चीन। सॉरी, ऑप्शन डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, वहां पर क्या है? यूनिटरी सिस्टम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज हैज बीन गिवन माइनॉरिटी स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 30 जनवरी 2014? निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था? तो भारतीय जो सरकार है उसने 23 अक्टूबर 1993 में एक अधिसूचना जारी की और उसमें 5 धर्मों को जो है उन्होंने माइनॉरिटी बताया। उसमें कौन कौन से थे? मुस्लिम थे, सिख, क्रिश्चियन, कौन से हो गए? क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी। बुद्धिस्ट एंड पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जो पारसी हैं, इन 5 कम्युनिटी को माइनॉरिटी बताया गया था 23 अक्टूबर 1993 में एक अधिसूचना के द्वारा। उसके बाद 30 जनवरी 2014 में, कब? 30 जनवरी 2014 में सरकार ने जैन कम्युनिटी को, किनको? जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में सेक्शन 2C में चेंज करके। तो 30 जनवरी 2014 को किसको दिया माइनॉरिटी का दर्जा? जैन कम्युनिटी को। और 5 कम्युनिटी को 1993 में दिया गया था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और पारसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकल नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान की संसद को स्थानीय रूप से क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहा जाता है मजलिस ए शुरा। क्या नाम दिया गया? मजलिस ए शुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑफिशियल पब्लिशर एंड कस्टोडियन ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया? कि भारत के गजट के आधिकारिक प्रकाशक और संरक्षक कौन होते हैं? तो इसके आधिकारिक प्रकाशक और संरक्षक होते हैं प्रकाशन नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी गजट होता क्या है? तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? एक ऑथोराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑथोराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गजट की डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगी? ऑथोराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके ऑफिशियल पब्लिशर एंड कस्टोडियन कौन होते हैं? कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑन 26 जनवरी 1950
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन द स्टेडियम विच ऑफ वाज फॉर्मरली कॉल्ड। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले क्या कहा जाता था? तो इसको पहले कहते थे इरविन स्टेडियम, जहां पर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसको क्या नाम से जाना जाता था? इरविन स्टेडियम। और अभी इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरविन स्टेडियम, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच सिक्योरिटी फोर्स डज नॉट कम अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सा सुरक्षा बल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले है आर्म्ड बॉर्डर फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल। तो ये तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा है सीमा सुरक्षा बल, ये भी केंद्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है रेलवे सुरक्षा बल, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। इसका प्रशासन जो है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। बाकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, तो ये भी केंद्र के अधीन आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेलवे सुरक्षा बल। इसका प्रशासन किया जाता है स्टेट के द्वारा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें थी। कितनी थी? 562, सॉरी 565। उनमें से 562 जो रियासतें थी वो स्वैच्छिक तरीके से स्वैच्छिक जो है वो भारत में मिल गई थी, कि अपनी इच्छा से वो भारत में वॉलेंटरी भारत में ज्वाइन हो गई थी 562 रियासतें। उसके बाद बची 3 रियासतें। कौन कौन सी? एक तो जूनागढ़, कौन सी थी? जूनागढ़। दूसरी हैदराबाद, और तीसरी थी कश्मीर। कौन सी थी? कश्मीर। तो जूनागढ़ को मिलाया गया मिलिट्री एक्शन से। जूनागढ़ को बाद में किससे मिलाया गया? उस पर मिलिट्री एक्शन करके उसको भारत में मिलाया गया। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में चलाया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद में। और कश्मीर, कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने जो है एक वो हम कहेंगे उन्होंने खुद ने साइन किए थे विलय पत्र पे। जो विलय पत्र था उस पर उन्होंने साइन करके जो है भारत में उसको बाद में मिलाया था। तो कौन कौन सी 3 रियासतें? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये बाद में मिली थी। बाकी 562 जो है वो पहले ही स्वैच्छिक तरीके से भारत में मिल गई थी। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 565 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है विच वॉज द लार्जेस्ट नेटिव प्रिंसिली स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी भारतीय रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी भारतीय रियासत थी हैदराबाद रियासत। कौन सी थी? हैदराबाद, जिसको भारत में मर्ज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है व्हाट डज द पीरियड ऑफ इंडियाज मैंडेट रिफ्लेक्ट। कि भारत के जनादेश की अवधि क्या दर्शाती है? तो भारत के जनादेश की अवधि होती है स्वतंत्रता दिवस से लेके गणतंत्र दिवस तक, इंडिपेंडेंस डे टू रिपब्लिक डे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हु वाज द राइटर ऑफ इंडियाज नेशनल प्लेज। भारत के राष्ट्रीय शपथ या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे पेडिमारी वेंकट सुब्बा राव। कौन थे? पेडिमारी वेंकट सुब्बा राव, ऑप्शन सी। भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, नेशनल प्लेज है, उसके लेखक कौन है? पेडिमारी वेंकट सुब्बा राव। अगला प्रश्न है विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन सा भारतीय राज्य संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संवैधानिक संशोधन विधेयक को सबसे पहले पारित करने वाला राज्य था? तो सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था असम ने। किसने किया था? असम ने सबसे पहले जीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको पारित किया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग इज नॉट ट्रू अंडर द 26 जनवरी 2002 लो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बारे में 26 जनवरी 2002 के कानून के तहत कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन ये है कि ध्वज को जानबूझकर भूमि पर गिरने की अनुमति नहीं है। द फ्लैग इज नॉट इंटेंशनली अलाउड टू फॉल टू द ग्राउंड। तो ये तो उसमें प्रोविजन था।
नेक्स्ट, ध्वज का उपयोग सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी उसमें लिखा गया है। तीसरा है, तिरंगा को त्योहारों के पट्टे या ध्वज की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता, कि आप तिरंगों को क्या नहीं कर सकते, फेस्टिव बेल्ट या उसको जो है फेस्टिवल के ध्वज के रूप में आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी उसमें प्रोविजन था। अगला है, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन 26 जनवरी 2002 के एक्ट में नहीं किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को अपने प्रीमाइस में ध्वज फहराने का अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपने परिसर में ध्वज फहरा सकता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच कंट्री वाज मेनली रूल्ड बाय कम्युनिस्ट माओइस्ट पार्टीज, किस देश में मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादियों की पार्टियों का शासन था। तो माओवादी तो अवधारणा ही कहां से आई है, चाइना से, तो माओवादी जो पार्टियों का शासन सबसे ज्यादा कहां पे रहा है, चाइना में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा वित्तीय नीति तैयार करता है। तो फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन करता है, वित्त मंत्रालय फिस्कल पॉलिसी का निर्माण करता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द प्रोविजन ऑफ ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, कि भारत के लिए अर्धसंघीय सरकार की व्यवस्था कहां से अपनाई गई है। तो अर्धसंघीय सरकार की व्यवस्था हमने अपनाई है कनाडा से। भारत में क्या है, अर्धसंघीय सरकार का कंसेप्ट है, क्वासी फेडरल फॉर्म है। क्वासी फेडरल फॉर्म का मतलब यह है कि इसमें क्या है कि केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं, राज्य और केंद्र के पास बराबर शक्तियां नहीं होती हैं। हमारी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई है, केंद्र को। जबकि जो जो पूरी तरह से फेडरल सिस्टम होता है, कंप्लीटली फेडरल फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, उसमें राज्यों के पास अधिक पावर होती है। तो भारत में कौन सा है, क्वासी फेडरल सिस्टम, अर्धसंघीय सरकार, और ये प्रोविजन हमने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का। इसमें 395 अनुच्छेद थे जब लिखा गया, कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान लिखा गया था। तो सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का हो जाएगा, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मार्क द इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, भारत के संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असंगत है। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन बात कर रहा है कि यह एक मैनुअल है, इट इज ए मैनुअल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये एक मैनुअल है नियमों का, या जो भी कानून है उनका एक तरह से क्या है, मैनुअल है। दूसरी बात कर रहा है कि इसे कानूनी शासन को संहिताबद्ध किया गया है। बिल्कुल, ये क्या है, इसके द्वारा क्या किया गया, जो लीगल गवर्नेंस है उसको कोडिफाइड किया गया है। ठीक है, एक जगह पे जो भी कानूनी शासन है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल करता है। तीसरा है कि यह एक कानूनी दस्तावेज है, ये कानूनी दस्तावेज नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो, क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत का एक मैनुअल है, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यों में कैसे सरकारें होंगी, तो वो सब किसमें बताया गया, संविधान में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ये कानूनी शासन को संहिताबद्ध करता है। बिल्कुल, जो भी लीगल गवर्नेंस है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको रखने का काम कौन करता है, भारत का संविधान। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि ये मौलिक राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल, कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, मौलिक राजनीतिक मूल्य क्या होने चाहिए उनके बारे में बताता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। लेकिन डी में क्या कहा है कि कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो संविधान है वो एक कानूनी दस्तावेज होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, कि एक शासन प्रणाली जिसमें शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको क्या कहेंगे कि केंद्र को भी शक्तियां दी गई हैं, बाकी जो यूनिट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट है, कोई आयोग है, तो उन सब में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है।
तो ये किसमें किया जाता है? संघवाद में। फेडरलिज्म में शक्तियों को जो है एक से अधिक लोगों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संघवाद। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अडोप्टेड बाय इंडिया? कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है, सभी सरकारों का अधिकार क्षेत्र समान है। नहीं, सभी सरकारों का अधिकार क्षेत्र समान नहीं है। राज्यों के पास कम सरकारें होती हैं, वो कम शक्तियां होती हैं, उनका अधिकार क्षेत्र कम है। केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र ज्यादा होता है, और राज्य सरकार में भी किसी राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी है, राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी, क्योंकि संघ सरकार यही तो बात करती है कि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो आपके एक सहयोग पर आधारित, आप सहयोग से काम करें। ना तो केंद्र अपनी मनमानी करेगी, ना राज्य अपनी मनमानी करेगा, दोनों सहयोग से काम करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? संघीय सरकार। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सी को देखें, सी कह रहा है कि केंद्र राज्यों पर वित्तीय रूप से निर्भर है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र के अपने खुद के अलग टैक्स होते हैं, राज्यों के अपने अलग टैक्स होते हैं। तो केंद्र जो है वो राज्यों पर निर्भर नहीं है फाइनेंशियली। लास्ट ऑप्शन है, राज्य सरकार को संघ सरकार से अधिक शक्ति प्राप्त है। नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है? संघ सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। अगला प्रश्न है, इन assertion A and A reason are given below। कि एक तो हमें दिया गया आज से, एक दिया गया कारण, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है, उसका हमें आंसर देना है। तो ये पूछा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, मतलब आशय में ये कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल, भारत का अपना संविधान है। तो कथन तो हमारे दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है, हमारा कारण है, वो ए का जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का खुद का एक संविधान है तभी वो लोकतांत्रिक देश है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑन बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर बोरोइंग फीचर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड द फॉलोइंग? Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of a constitution। अन्य देशों से संविधान के लिए विशेषताएं उधार लेने पर आलोचना किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि संविधान के मौलिक विचारों पर किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं होता है? तो ये बात तो कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अब जो हमारा भारत का संविधान है, उसको बनाने के लिए जो हमारी संविधान सभा थी, उसने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था। उसके बाद वहां से उनको जो विशेषताएं अच्छी लगी, उनको उन्होंने भारत की परिस्थिति, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, भारत के लोगों के बारे में सोच के, भारत की जो कल्चर है उसको देखते हुए उन्होंने उनको अडॉप्ट किया। तो इसके लिए इस बात की आलोचना की जाने लगी कि भारत का संविधान तो क्या है? एक उधार का थैला है, कि उन्होंने लोगों से उधार ले लेके उन्होंने अपना संविधान बनाया है। तो जब ये आलोचना की जा रही थी, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो संविधान के मौलिक विचार हैं, उन पर किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारे पॉलिटी के PYQs कंप्लीट होते हैं, और कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।